यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि हम 5 अफराद थे, मैं, मेरा बेटा, मेरे 2 दोस्त और एक दोस्त का बेटा जो मेरे बेटे का हम उम्र था। गुज़िश्ता साल हमेशा की तरह हम शारान फॉरेस्ट गए। हम गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलसल वहां जा रहे हैं और हर बार 2 से 3 रातें क़याम करते हैं। इसी तरह जून 2024 में हम शारान फॉरेस्ट यूथ हॉस्टल पहुंचे, जहां पहले से 3 रातों की बुकिंग थी। शारान के जंगल में इस बार कुछ नया देखने को मिला। नए कैंप की मौजूदगी ने न सिर्फ रहाइश के मौके बढ़ाए बल्कि पूरे माहौल को एक दिलचस्प और ताज़ा एहसास दिया। पिछले साल की खामोश फिजा के मुकाबले में इस साल नए कैंप की मौजूदगी ने जिंदगी की एक नई लहर दौड़ाई। कैंप के इर्द गिर्द घने दरख्तों, हल्की हल्की रोशनियों और दूर कहीं से आती परिंदों की आवाज ने एक ख्वाबनाक मंजर बना दिया था। लगता था जैसे फितरत खुद उन कैंप की मेजबानी कर रही हो। सामान कमरे में रखने के बाद हमने चाय और पकौड़ों का बंदोबस्त किया। मौसम कमाल का था, हल्की हल्की बारिश और ठंडक का खुशगवार एहसास माहौल को और दिलकश बना रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, सुकून भरा, पुरसुकून, खुशगवार। चाय नोशी के बाद हमने रात को बारबेक्यू करने का इरादा किया। यूथ हॉस्टल के प्रासुकून माहौल से निकलकर जब हम करीबी दुकान की तरफ बढ़े तो फितरत की खूबसूरती के दरमियान रोजमर्रा की जरूरतें भी याद आईं। इस दुकान पर पहुंचकर जहां जरूरी अशिया बआसानी दस्तयाब थीं, हमने 2 मुर्गियां कटवाईं और रात की मुहिम जोई के लिए बारबेक्यू के साज और सामान भी खरीद लिया। शाम की खुनकी और जंगल की खामोशी में कबाबों की खुशबू के तसव्वुर ने पूरे माहौल को एक नए रंग में रंग दिया। शारान फॉरेस्ट के नीचे एक रास्ता है जहां हमने कैंपिंग की, आलू के फ्राइज बनाए, खूब लुत्फ उठाया और हल्की बारिश में 3 घंटे वहां गुजारे। हंसी मजाक की बारिश में भीगे और खुशी महसूस की। ये लम्हे यादगार थे। इसके बाद सामान उठाकर वापस ऊपर अपने कमरे में आ गए, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर ठहर ना सकी। रात होते ही हमने बारबेक्यू शुरू किया। चूंकि हवा तेज चल रही थी, हमने लोहे के टेंट में आग जलाई। रोशनी की कमी के सबब मैंने अपने बेटे से कहा कि कमरे से टार्च ले आए। मेरा बेटा और मेरे दोस्त का बेटा दोनों कमरे की जानिब रवाना हुए, मगर देर हो गई। काफी वक्त बाद जब वो वापस आए, मेरे दोस्त का बेटा, जिसका नाम असद था, खामोशी से आग के पास आकर बैठ गया, मगर उसकी खामोशी में कुछ और था, एक पुरअसरार सी खामोशी। मैंने ताखीर की वजह पूछी तो मेरे बेटे ने बताया कि टार्च नहीं मिल सकी। इसने बताया कि जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, असद के दोनों हाथ ढीले हो गए थे, मुंह ऊपर की तरफ हो गया और वो लंबी सांसें ले रहा था। मैं बैग में से टार्च तलाश कर रहा था कि अचानक नजर असद पर पड़ी। मैं बैग छोड़कर उसकी जानिब लपका, इसे हिलाया और पूछा कि क्या हुआ है, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। बड़ी मुश्किल से मैं इसे सहारा देकर नीचे ले आया। ये सब सुनकर मैंने अंदाजा लगाया कि चूंकि कमरा ऊंची जगह पर था, शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा। बाद में जब मैंने असद से खुद पूछा तो वो खामोश ही रहा। बहरहाल हमने इस वाकये को नजरअंदाज किया और दोबारा बारबेक्यू की तैयारी में लग गए। खाने के बाद हम सब कमरे की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर हर कोई अपने बिस्तर पर लेट गया। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे और हम सब सो गए। आखिर में बताता चिल्लों के शारान फॉरेस्ट में बिजली का कोई बाकायदा निजाम नहीं होता। सिर्फ एक छोटी सी LED लाइट बैटरी पर जलती है जो रात 7 बजे से 12:30 बजे तक ही काम करती है। ठीक 12 बजे मेरी आंख खिली। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया हो। नजर सामने रखे सोफे पर थी, जहन धुंधलाया हुआ और कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। बहुत कोशिश के बाद याद आया, मैं तो शारान फॉरेस्ट के एक कमरे में हूं। मेरे साथ मेरा बेटा इमाद सो रहा था। अचानक वो चीखने लगा, बहुत जोर जोर से। मैं फौरन जागा, सब दोस्त भी उठ गए। मैं इमाद के पास गया और पूछा, क्या हुआ? इसने बस इतना कहा, मैं बच गया। इसे पानी दिया तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। मैंने सोचा शायद पहले असद की हालत देखकर उसके दिल में खौफ बैठ गया हो, इसलिए नजरअंदाज किया और हम सब कमरे से बाहर निकल आए। कुछ देर चहलकदमी की, फिर सर्दी की शिद्दत से दोबारा कमरे में वापस आ गए। इमाद ने आंखों में खौफ की परछाई लिए कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या मैं आपकी जगह सो सकता हूं? मैंने इसे देखा।
इसकी आवाज में लर्जिश थी, जैसे वो किसी अनजाने साए से नजरें चरा रहा हो। सो जाओ मेरी जगह, मैंने आहिस्तगी से कहा। जैसे ही वो मेरे बिस्तर पर लेटा, मैं अमान के बिस्तर पर जा बैठा। हमने हंसी मजाक की बातें शुरू की, लेकिन कमरे का माहौल कुछ और कहानी सुना रहा था। दरवाजे की दर्जों से हुआ अंदर सरसराई, पर्दे होले होले लरजने लगे, और इस लम्हे मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अमान की बातों में दिल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदरूनी खामोशी चीखने लगी थी। दीवारों का रंग गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई साया उन पर कब्जा जमा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, और वही खौफ जो इमाद ने महसूस किया था अब मेरे दिल के आंगन में कदम रख चुका था। ठीक 12:30 बजे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे ने कमरे को घेर लिया। मैंने फौरन टॉर्च निकाली जो नई और पूरी चार्ज थी, लेकिन वो ऑन होते ही बंद हो गई। पावर बैंक से लेड लाइट लगाई, वो भी काम न की। दोस्त का पावर बैंक भी बेकार। आखिरकार बेटे के बैग से छोटा पावर बैंक निकाला जो ऑन हो गया। इसकी रोशनी बेटे के बेड के साथ रख दी और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके साथ रखा। दोस्त से बात करते हुए अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो, जैसे कोई शैतानी कुव्वत मेरी जात को चीरने की कोशिश कर रही हो। रूंगटे खड़े हो गए। अब यकीन हो गया कि ये कमरा मामूली नहीं, यहाँ कोई मावराई ताकत मौजूद है, शायद जिन्नात का बसेरा। मैंने किसी को नहीं बताया, खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। आयतल कुर्सी पड़ी, मगर आंखों से आंसू निकलने लगे। न कुछ पढ़ा जा रहा था, न सुकून था। हर लम्हे खौफ का एहसास था। बच्चों को बचाने की खातिर शोर भी ना मचा सका। कमरे में मौजूद चीज मुझे अंदर से काबू करने की कोशिश कर रही थी। हालत बिगड़ रही थी, दिल जैसे किसी गिरफ्त में था। 3 घंटे इसी तरह गुजर गए, मगर खौफ कम होने के बजाय बढ़ता गया। रात भर 4 बजे का इंतजार करता रहा कि जंगल में इस वक्त रोशनी हो जाती है। सोचा जैसे ही रोशनी हो फौरन बाहर निकलूंगा। 3:45 पर दोस्त अमान की आंख लगी और वो चीखने लगा जैसे पहले इमाद चीखा था। मैं शदीद डर गया, लेकिन हिम्मत करके इसे झंझोड़ा। इसने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस एक गिलास पानी दे दो। इमाद जाग गया। मैंने इसे तसल्ली दी। कोई और नहीं जागा। 4 बज चुके थे। मैंने अमान से कहा, चिल्लू इस कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही हल्की सी रोशनी थी और जैसे मेरे कंधों का सारा बोझ खत्म हो गया। कुछ सुकून महसूस हुआ। फिर सारी सूरत हाल अमान को बताई। आंखों से आंसू बहने लगे। खौफ की शिद्दत अभी तक साथ थी। हमने फैसला किया कि शारान फॉरेस्ट में मजीद कयाम नहीं करेंगे, बल्कि नीचे पारस जाकर नारान में रहेंगे। कमरे में वापस गया तो सब सो रहे थे। दोस्त जावेद को जगाने की कोशिश की। कई आवाजों के बाद इसने जवाब दिया। बाहर बोला कर सारी बात बताई। इसने कहा, भाई रात भर आने नहीं सका। कोई चीज मुझे जकड़ चुकी थी, आवाज भी नहीं निकल रही थी। इसने भी तस्दीक की कि कमरा ठीक नहीं। सुबह के 5 बज चुके थे। हमने मजीद कयाम न करने का फैसला किया। फौरन पारस के लिए रवाना हुए। नाश्ता किया। मैं तो सारी रात सोया ही नहीं था, खौफ अब भी तारी था। सबसे पहले दोस्त के बेटे असद से पूछा। इसने बताया कि कमरे में दाखिल होते ही इसने महसूस किया कि कोई चीज इसके अंदर घुस गई। हाथ बेहरकत, आंखें ऊपर चली गईं। वो हरकत भी नहीं कर सका। इमाद ने बताया कि रात को वॉशरूम जाते हुए इसे खिड़की से 2 सुर्ख आंखें दिखाई दी। अमान ने मेरे मुतालिक कहा कि मेरे रूंगटे मुसलसल खड़े रहे और उसने खुद महसूस किया था कि कोई शैतानी ताकत मुझे काबू करने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 8 साल से सफर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा वाकया पहली बार पेश आया। शारान से निकलकर हम नारान, फिर बटाकुंडी में एक होटल में रुक गए। रात को वही टॉर्च जो काम नहीं कर रही थी ऑन हो गई। पावर बैंक्स भी चल पड़े। सब ने मुत्तफिका राय दी कि शारान फॉरेस्ट के इस कमरे में मावराई मामला था। अल्लाह ने हमें महफूज रखा। तमाम सयाह, खास तौर पर फैमिली टूर वाले, हमेशा रहाइश से पहले कमरों को मुकम्मल चेक करें कि कोई गैर मामूली चीज तो नहीं, वरना हमारे जैसा वाकया हो सकता है। एक बात और बताऊं, खौफ का आलम खत्म नहीं हो रहा था। हमने बटाकुंडी में एक रात गुजारी, फिर वापस कराची रवाना हो गए। वो कमरा आम नहीं था। अल्लाह ने हमें बचाया, मगर इस रात का खौफ कई दिनों तक मेरे वजूद से चिमटा रहा।
3 माह तक नींद नहीं आई। शारान की खूबसूरती अपनी जगह, मगर उस कमरे का राज कभी नहीं भूलूंगा।